नमस्कार दोस्तों। कुंडली मैचिंग या अष्टकूट मिलान में आज हम आगे बढ़ेंगे और एक बहुत ही जरूरी टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। आपको मालूम है कि अष्टकूट मिलान से रिलेटेड मैंने कई सारी चीज़ें बताई हैं और प्रीवियसली भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें साउथ इंडिया के अंदर किस तरीके से कुंडली मिलान करते हैं नक्षत्रों के बेस पर, वो मैंने बताया था। तो आप जिन भी साथियों ने यदि वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में चले जाएं और कुंडली मैचिंग करके एक प्लेलिस्ट मैंने डाली हुई है, उसके अंदर इससे रिलेटेड सभी वीडियोस आपको मिल जाएंगे। आज मैं और एक बहुत ही जरूरी विषय पर आपके साथ डिस्कशन करूंगा और वो है मंगल दोष। तो मंगल दोष भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जब भी हम दो लोगों की कुंडली मैच करते हैं और हम देखते हैं एक पर्सन मांगलिक है, दूसरा मांगलिक नहीं है, तो वो एस्ट्रोलॉजर्स या पंडित के पास हम जाते हैं। वो कह देते हैं कि भाई इसमें मंगल दोष है, आप पूजा कराइए और तभी मैरिज होगी या मैरिज मत कीजिए। तो मेरी ऑलवेज ये ओपिनियन रहती है कि मैं उन सभी विषयों को लेकर आता हूँ जिसके बेसिस पर लोगों को डराया जाता है। मंगल दोष कुछ नहीं होता है ऐसा मैं नहीं कह रहा, मगर मंगल दोष बहुत कम कुंडलियों में एग्जिस्ट करता है। ज्यादातर कुंडलियों में इसका परिहार हो जाता है। जब परिहार हो जाता है और शास्त्रों में जैसा दिया हुआ है तो हम और आप लोग उस परिहार को नहीं माने, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आज मैं यहाँ पर जो डिस्कस करूंगा वो मंगल दोष से रिलेटेड आपको सारी बातें बताने की कोशिश करूंगा। तो मंगल दोष पर ये मेरा पूरा कंप्लीट वीडियो है, इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिन भी साथियों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरा जो मेन है एस्ट्रोलॉजी में जो भी मिथ है, गलत धारणा है, उनको तोड़ने की कोशिश है और क्लासिक्स के बेस पर एस्ट्रोलॉजी सिखाने की कोशिश है। क्योंकि जब हम अपनी मनगढ़ंत बातों को लोगों पर अप्लाई करने लगते हैं तो हम ज्योतिष का बहुत बड़ा नुकसान करते हैं, और वो मैं चाहता नहीं। क्योंकि ज्योतिष एक बहुत ही अच्छी सात्विक विद्या है और हमें उसे उसी तरीके से लेकर चलें। आगे बढ़ते हैं, मंगल दोष के बारे में मैं बात करूंगा। तो मंगल दोष होता कब है? प्रेजेंस ऑफ मार्स इन फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, सेवेंथ, एट्थ एंड 12th हाउसेज फ्रॉम लग्न इज कंसिडर्ड एज मंगल दोष। किसी की कुंडली के पहले भाव, दूसरे भाव, चौथे भाव, सातवें भाव, आठवें भाव और 12वें भाव में यदि मंगल बैठा हो तो उसे मंगल दोष मानते हैं। हम देखते ही मंगल दोष इस बेसिस पर बताते हैं। अब इनमें इन भावों की क्या महत्ता है, इसे क्यों दोष माना जाता है? मंगल एक अशुभ ग्रह है और वो जहां पर भी बैठेगा वहां पर अशुभता लेकर आएगा। जिन भावों को देखेगा वहां पर भी अशुभता लेकर आएगा और उन भावों का नाश या नुकसान करेगा। मंगल को सबसे ज्यादा अशुभ ग्रह माना जाता है और ये फास्ट मूविंग है, तो इसकी अशुभता शनि से भी ज्यादा है। अब इनमें जो भाव आए उनमें देखिए, पहला भाव लग्न का होता है, स्वयं का होता है। तो मंगल यदि लग्न में बैठा हो तो स्वयं को नुकसान करता है। दूसरा भाव होता है लॉन्जेविटी ऑफ स्पाउस, अपने पति पत्नी की उम्र का और परिवार का भी होता है दूसरा भाव। चौथा भाव होता है हैप्पीनेस इन द फैमिली, घर का, आपके होम या हाउस का भाव होता है। तो चौथा भाव सुख भाव भी इसे हम बोलते हैं। फिर सातवां भाव मैरिड लाइफ का या स्पाउस का भाव हो जाता है। आठवां भाव होता है लॉन्जेविटी ऑफ मैरिड लाइफ, आपकी शादीशुदा जिंदगी की कितनी आयु है ये बताता है आठवां भाव। और 12वां भाव भोग होता है। मैरिड लाइफ में जो फिजिकल या शारीरिक जो रिलेशन होते हैं उसको 12वां भाव बताता है। तो ये सभी भाव जो होती हैं मैरिड लाइफ से रिलेटेड भाव हैं। तो इन भावों में मंगल बैठा हो इसलिए उसे हम मांगलिक दोष बोलते हैं। मैंने कोशिश की है कि इन सभी चीजों को यहाँ पर एक्सप्लेन करने की। तो देखिए, पोजीशन ऑफ मार्स यदि इन भावों में है, लग्न में है, तो क्या करेगा, किसका नुकसान करेगा? एडवर्स इफेक्ट, वो शरीर का लॉस करेगा। सेकंड भाव में है तो वो आपका लॉन्जिविटी ऑफ सेल्फ, जो आपका फैमिली और मैरिड लाइफ की लॉन्जिविटी को अफेक्ट करेगा। दूसरे भाव के अंदर यदि मंगल है तो परिवार को भी अफेक्ट करेगा और मैरिड लाइफ की लॉन्जिविटी को भी अफेक्ट करेगा। फोर्थ हाउस में है तो वो परिवार की हैप्पीनेस, क्योंकि फोर्थ हाउस हैप्पीनेस का है, फैमिली का है, उसको अफेक्ट करेगा। मार्स यदि 7वें भाव में चला जाता है तो मैरिड लाइफ को इन्फ्लुएंस करता है, एडवर्स खराब असर पड़ने वाला है। 8वें भाव में चला जाता है तो मैरिज की एज को इन्फ्लुएंस करेगा, मतलब आयु,
शादीशुदा जिंदगी की आयु, कितने दिन तक आपकी शादी रहेगी, उसको इन्फ्लुएंस करेगा। और 12वें भाव में मंगल आ जाता है तो आप शारीरिक सुख या फिजिकल प्लेजर को इन्फ्लुएंस करेगा। अब आप ध्यान से देखिएगा कि मंगल यदि लग्न में बैठा हुआ है तो वो कौन कौन से भाव को एस्पेक्ट करेगा। तो वो चौथे भाव को एस्पेक्ट करेगा, सातवें भाव को एस्पेक्ट करेगा और आठवें भाव को भी एस्पेक्ट करेगा। लग्न में बैठकर वो लग्न में ही इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है, चौथे भाव को इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो आपकी फैमिली हैप्पीनेस को भी खराब करेगा। लग्न को तो खराब किया ही, फैमिली हैप्पीनेस को, सातवें भाव को इन्फ्लुएंस करेगा। तो सातवां भाव, अभी जैसे मैंने बताया था यहाँ पर, क्या बताया था, सातवां भाव मैरिड लाइफ को भी इन्फ्लुएंस करेगा। फिर वो आपका एस्पेक्ट करेगा आठवें भाव को। आठवां भाव किसका होता है, लॉन्जिविटी ऑफ मैरिड लाइफ, तो आपकी शादीशुदा जिंदगी की जो आयु है उसको भी इन्फ्लुएंस करेगा। जब मंगल दूसरे भाव में चला जाता है, तो दूसरे भाव में जब मंगल होता है तो मंगल क्या करेगा, आपका फोर्थ एस्पेक्ट से वो पांचवें भाव को एस्पेक्ट करेगा। पांचवें भाव को जब एस्पेक्ट करेगा तो पांचवें भाव को भी वो इन्फ्लुएंस करता है। फिफ्थ हाउस आपका रोमांस का होता है मैरिड लाइफ में, तो रोमांस को भी इन्फ्लुएंस करेगा। जब मंगल आपका फोर्थ एस्पेक्ट से सातवें भाव को देखेगा तो मैरिड लाइफ को इन्फ्लुएंस करेगा। फोर्थ एस्पेक्ट से वो 10वें भाव को भी देखेगा। कब देखेगा, जब वो सातवें भाव में बैठा है तो फोर्थ एस्पेक्ट से वो 10वें भाव को भी देख सकता है, और वो इन दैट केस आपके प्रोफेशन को इन्फ्लुएंस करेगा। फोर्थ एस्पेक्ट से वो 11वें भाव को देख सकता है। कब देखेगा, जब मंगल आपका आठवें भाव के अंदर बैठा हुआ है। मांगलिक होने में मंगल आठवें भाव में बैठा हुआ है तो उसका फोर्थ एस्पेक्ट 11वें भाव पर होगा, तो वो गेन को और लाभ को, इच्छाओं को इन्फ्लुएंस करेगा। इसी तरीके से मंगल जब 12वें भाव में बैठा हो तो फोर्थ एस्पेक्ट से वो तीसरे भाव को देखेगा, तो वेलर को, वो आपका साहस को भी इन्फ्लुएंस करेगा। इसी तरीके से मंगल सातवें एस्पेक्ट से सातवें भाव को देख सकता है। सातवें एस्पेक्ट से जब लग्न में बैठा है तो सातवें एस्पेक्ट से सातवें भाव को देखेगा, तो वो मैरिड लाइफ को इन्फ्लुएंस करेगा। और सातवें एस्पेक्ट से जब वो दूसरे भाव में बैठा है मंगल, तो सातवें एस्पेक्ट से वो आठवें भाव को देखेगा। देखिए, जब दूसरे भाव में बैठा हुआ है तो सातवें एस्पेक्ट से आठवें भाव को देखेगा, तो मैरिज की लॉन्जिविटी को इन्फ्लुएंस करेगा। इसी तरीके से जब वो चौथे भाव में बैठा है तो सातवें एस्पेक्ट से 10वें भाव को देखेगा, और 10वां भाव प्रोफेशन का है, इसलिए आपके प्रोफेशन को इन्फ्लुएंस करेगा। जब मंगल सातवें भाव में बैठा हुआ है तो सातवें एस्पेक्ट से लग्न को देखेगा वो, तो लग्न को इन्फ्लुएंस करेगा, सेल्फ को खराब करेगा वो। इसी तरीके से मंगल जब आठवें भाव के अंदर बैठा है तो सेवेंथ एस्पेक्ट से वो दूसरे भाव को देखेगा, और वो फैमिली और फाइनेंसेस का नुकसान करेगा आपका। इसी तरीके से मंगल जब 12वें भाव में बैठा है तो सातवीं दृष्टि से वो छठे भाव को देखेगा। छठा भाव एक्सीडेंट और डिजीज का होता है, तो मैरिड लाइफ में वो एक्सीडेंट, डिजीज और डिस्प्यूट क्रिएट कर सकता है। इसी तरीके से जब 8th एस्पेक्ट मंगल का कब होगा, जब मंगल लग्न में बैठा हुआ है तो उसके 8th एस्पेक्ट से वो 8वें भाव को देखेगा। 8वां भाव होता है आपका लॉन्जिविटी ऑफ मैरिड लाइफ, मतलब शादीशुदा जिंदगी की आयु को इन्फ्लुएंस करेगा। जब मंगल दूसरे भाव में बैठा हो तो उसका 8वां एस्पेक्ट 9वें भाव पर होता है। 9वां भाव का मतलब हो गया फेट एंड धर्म, मतलब आपका लक, भाग्य और धर्म को इन्फ्लुएंस करेगा, खराब करेगा। मैरिड लाइफ के अंदर भाग्य खराब होगा और आपका धर्म खराब होगा। इसी तरीके से मंगल जब चौथे भाव के अंदर बैठा हो तो 8वें एस्पेक्ट से वो 11वें भाव को देखता है। लाभ भाव आपका प्रभावित होता है, साथ साथ आपका इच्छाओं पर इफेक्ट पड़ता है, आपका सोशल सर्किल प्रभावित होता है। इसी तरीके से मंगल जब 7वें भाव के अंदर बैठा हो तो उसका 8वां एस्पेक्ट दूसरे भाव पर होता है, और दूसरा भाव होता है सेकंड हाउस, लॉन्जेविटी ऑफ स्पाउस भी होता है, आपका फाइनेंसेस का भी होता है, तो फैमिली का भी होता है, तो उसको इन्फ्लुएंस करेगा। इसी तरीके से मंगल जब 8वें भाव में बैठा हो तो उसका 8वां एस्पेक्ट तीसरे भाव पर होता है, तीसरे हाउस पर होता है, तो तीसरे हाउस में वो मैरिड लाइफ के अंदर साहस या साहसिक डिसीजन या एफर्ट को इन्फ्लुएंस करता है। इसी तरीके से जब मंगल 12वें भाव में हो तो उसका 8th एस्पेक्ट 7वें भाव पर पड़ेगा और वो मैरिड लाइफ को इन्फ्लुएंस करेगा। तो आप नट सेल में इस चीज को जरा ध्यान से समझिए। जब मंगल पहले, दूसरे, चौथे, 7वें,
8वें और 12वें भाव में होता है, तो उन भावों को ही इन्फ्लुएंस नहीं करता, और 3 भावों को अपनी दृष्टियों से, चौथी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 8वीं दृष्टि से इन्फ्लुएंस करता है। और ये सभी भाव जिन्हें वो इन्फ्लुएंस कर रहा है वो मैरिड लाइफ और एक पर्सन की लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट भाव होते हैं। तो ये मैंने जो चार्ट बताया है इसमें मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि मंगल जैसे लग्न में बैठा हुआ है तो लग्न में चौथा भाव, 7वां भाव, 8वां भाव इन सभी को प्रभावित करता है। सेकंड में बैठा है तो वो लग्न सेकंड भाव को करेगा, 7वें भाव को, 8वें को, 9वें को, इस तरीके से वो कई सारे भावों को एक साथ प्रभावित करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे मैं आपको इसको प्रैक्टिकली बताऊंगा, एग्जाम्पल ऑफ मंगल दोष समझाने की कोशिश करूंगा। ये मैंने एक कुंडली ली हुई है, तो इस कुंडली में आप मंगल दोष किस तरीके से देखेंगे। ये कुंडली की लग्न है पहला भाव, ये दूसरा भाव है, ये चौथा भाव है, ये 7वां भाव है, 8वां भाव है और ये 12वां भाव है। जो मैंने रेड मार्क किया हुआ है यहाँ पर, कहीं भी यदि मंगल बैठा हुआ है तो आपकी कुंडली में आप मान लीजिए मंगल दोष है, एक सरसरी नजर से मंगल दोष होगा। अब मंगल दोष हो गया तो मंगल दोष का क्या परिहार होता है उसकी अब मैं बात करूंगा एट लास्ट, कि मंगल दोष बहुत कम कुंडलियों में एग्जिस्ट करता है। आप यदि कुंडलियों में मंगल की स्थिति को मंगल दोष मान रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। 90% कुंडलियों में मंगल दोष खत्म हो जाता है। अब उसके परिहार शास्त्रों और अलग अलग क्लासिक्स के बेस पर मैं यहाँ पर बात करूंगा। 3-4 क्लासिक्स को मैंने यहाँ पर मिक्स किया है और जो परिहार हैं वो मैं सभी बता रहा हूँ, और जो शास्त्रों में लिखा हुआ है उसको सबको बिलीव करना चाहिए। पहला यह है, जगत गुरु शंकराचार्य चंद्रशेखर सरस्वती ने कहा था कि एक लड़के की उम्र यदि 26 साल हो जाए तो मंगल दोष नहीं रहता। और फर्दर और अलग केसेस में देयर इज नो नीड फॉर मैचिंग द हैरोस्कोप फॉर मैरिज। यदि एक पर्सन की आयु, बॉय की, लड़के की उम्र 26 साल से ऊपर हो जाता है तो उसका मंगल दोष अपने आप खत्म हो जाता है। पुराने जमाने में जब मैरिज अर्ली एज में हुआ करती थी तब मंगल दोष माना जाता था। 26 ईयर पर मांगलिक दोष अपने आप समाप्त हो जाता है। इस दोष की आयु ही 26 साल है। तो जो भी आपकी दुर्घटना घटित होनी होती है वो 26 साल से पहले होती है मंगल दोष की वजह से। मगर किसी नेटिव की एज मंगल दोष को क्रॉस कर गई तो उसे मांगलिक दोष नहीं लगता। तो आज के समय में अधिकतर मैरिज 26 साल के बाद होती है, तो मंगलिक दोष का विचार करने की ज्यादा जरूरत नहीं होती। ये मैं क्लासिक्स का उदाहरण दे रहा हूं। दूसरा, अनदर व्यू पॉइंट that for a male of 28 year of age or more मंगल दोष does not remain valid। तो ये शंकराचार्य जी ने 26 साल कहा था और बाकी सब क्लासिक्स में 28 साल है। तो मैं अब आपको ये कहूंगा कि किसी भी नेटिव की एज यदि 28 साल से ऊपर हो जाती है तो उसको मंगल दोष नहीं लगता। हमें मांगलिक दोष का विचार करने की बहुत नीड नहीं है। थर्ड वन, अब देखिए परिहार बता रहा हूं, ध्यान से समझें। ए पर्सन हैविंग मांगलिक दोष due to presence of Mars in horoscope in any of the 6 house can safely marry someone in whose horoscope any of the malefic planet Sun, Rahu, Ketu, Saturn और Mars is posited in same house। ध्यान से समझें, मंगल दोष कब होगा? पहले भाव, दूसरे भाव, चौथे भाव, 7वें भाव, 8वें भाव और 12वें भाव में मंगल बैठा हुआ है। मगर जिस दूसरे आप वर या वधु से कुंडली की मैचिंग कर रहे हैं तो एक सपोज वर की इन भावों में मंगल बैठा हुआ तो वर मांगलिक हो गया। अब वधु के भी उन्हीं भावों में, वर के जिस भाव में मंगल बैठा हुआ है, उदाहरण के लिए वर की लग्न में मंगल बैठा हुआ है तो वधु की लग्न में इनमें से कोई भी प्लेनेट बैठा हो, सन, राहु, केतु, सैटर्न और मार्स, तो मंगल दोष खत्म हो जाता है। जो एक अशुभ ग्रह दूसरे अशुभ ग्रह की काट होती है। मंगल हालांकि एक बहुत प्रबल अशुभ ग्रह है मगर उसको काटने के लिए दूसरे साथी की कुंडली के अंदर इनमें से कोई भी अशुभ ग्रह उसी भाव में आ जाता है तो मंगल दोष का विचार करने की जरूरत नहीं है। ये मंगल दोष का कैंसिलेशन है और ये बहुत सारी कुंडलियों में आपको मिल जाएगा, मगर भाव ध्यान रखना है उसी भाव में होना चाहिए। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन आप देखिए, मार्स इन डिफरेंट जोडियक साइन डज नॉट अट्रैक्ट द मंगल दोष। अब देखिए हम केवल मंगल देखकर मंगल दोष बता देते हैं। यहां पर ये क्लासिक्स बता रहा हूं मैं, कोई मनगढ़ंत बातें नहीं बता रहा हूं। यदि लग्न एरीज है और लग्न के अंदर मंगल बैठा हो है तो मंगल दोष नहीं लगेगा।
लग्न क्योंकि एरीज साइन मंगल का है, उसके अंदर मंगल हो तो उस भाव को वो स्ट्रांग कर देता है, तो मंगल दोष नहीं लगेगा। ऐसे ही चौथे भाव के अंदर ध्यान से समझिएगा, फोर्थ हाउस में स्कॉर्पियो या वृश्चिक राशि हो और वहां पे मंगल बैठा हो, तभी भी मंगल दोष नहीं लगेगा, क्योंकि वो चौथे भाव को बली कर देता है। अपने ही भाव में जब कोई प्लेनेट बैठता है तो वह भाव स्ट्रांग हो जाता है। अब मंगल जब चौथे भाव में आकर बैठेगा अपनी ही राशि में, तभी भी मंगल दोष नहीं लगता। सातवें भाव में मंगल यदि कैप्रिकॉन या मकर राशि में आ जाए, तो कैप्रिकॉन मंगल की उच्च की राशि है, तो सातवें भाव में मंगल उच्च का होकर यदि बैठ जाए तभी भी मंगल दोष नहीं लगता। आठवां भाव कैंसर साइन हो, मतलब वहां पर नीच का हो जाता है कैंसर में, आठवें भाव में मंगल यदि नीच का हो जाए तभी भी मंगल दोष नहीं लगता। ऐसे ही 12वें भाव के अंदर मंगल यदि जुपिटर की राशि धनु में आ जाए तभी भी मंगल दोष नहीं लगता। इसे आप बिल्कुल ध्यान रखें, ज्यादातर कुंडलियों में इससे भी मंगल दोष समाप्त हो जाएगा। तो क्या देखना है आपको, लग्न में यदि मेष राशि में मंगल है, चौथे भाव में वृश्चिक राशि में मंगल है, सातवें भाव में मकर राशि में मंगल है, आठवें भाव में यदि वो कैंसर राशि में मंगल है और 12वें भाव में धनु राशि में मंगल है, तो मंगल दोष नहीं लगेगा। तो देखिए कितने सारे परिहार है, मैंने बताया मंगल दोष 90% कुंडलियों में से समाप्त हो जाता है। छठा, प्रेजेंस ऑफ पावरफुल जुपिटर और वीनस इन द असेंडेंट और 7th हाउस नलीफाई द मंगल दोष। ध्यान रखें, यदि लग्न में स्ट्रॉन्ग जुपिटर और वीनस बैठा हो, बली होना चाहिए, मतलब वो नीच की राशि में नहीं होना चाहिए, शत्रु राशि में नहीं होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग जुपिटर या शुक्र लग्न में बैठ जाए या 7वें भाव में बैठ जाए तो मंगल दोष समाप्त हो जाता है। तो आप देख लीजिएगा कि कुंडलियों में सबसे पहले मंगल दोष हो रहा है तो लग्न और 7वें भाव की तरफ नजर डालें। यदि जुपिटर और वीनस बैठा हुआ है तो मंगल दोष का परिहार हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और कॉम्बिनेशंस की बात करेंगे। द प्रेजेंस ऑफ सैटर्न इन एनी ऑफ द 5 हाउसेस, द असेंडेंट, 4th, 7th, 8th और 12th, इन्हें होरोस्कोप कैंसल द मंगल दोष। ये मंगल दोष जिन हाउसेज में होता है उसके करस्पॉन्डिंग हाउसेज हैं, या दूसरे भाव को नहीं लिया गया है, क्योंकि दूसरे भाव को वैसे भी मंगल दोष में साउथ इंडिया में माना जाता है, नॉर्थ इंडिया में पहले नहीं माना जाता था, अभी लेने लगे हैं। तो जिन भावों में मंगल के बैठने से मंगल दोष होता है, उन्हीं भावों में यदि शनि बैठा हो, उन्हीं भावों में, तभी भी मंगल दोष कैंसिल आउट हो जाता है। तो प्रेजेंस ऑफ द सैटर्न इन एनी ऑफ द 5 हाउसेस, उन्हीं हाउसेज में जिसमें मंगल के बैठने पर मंगल दोष लगता है, यदि उन्हीं हाउसेज में यदि शनि भी बैठा हो तो मंगल दोष सेम हाउस में होना जरूरी नहीं है। जैसे पहले लग्न में मंगल बैठा है मगर चौथे हाउस में शनि बैठ गया तो मंगल दोष खत्म हो जाता है, क्योंकि शनि वहां से उसे देख भी लेगा। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन ध्यान रखेंगे, ये भी बहुत सारी कुंडलियों में मिल जाएगा। मंगल का कोई अलग तरीके का बिहेवियर हो, अलग कैसे, यदि वो रेट्रोग्रेड हो जाए, वक्री, नीच का हो जाए, कंबस्ट हो जाए या शत्रु राशि में चला जाए, तभी भी मंगल दोष समाप्त हो जाता है। अब कैसे हो जाता है जरा समझिए। मंगल जो अपने खराब फल देगा वो तभी देगा जब वो बली है। मंगल के अंदर बल नहीं है तो वो अपने खराब फल देने की स्थिति में होगा ही नहीं, तो वो कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। इसलिए मंगल दोष बहुत कमजोर पड़ जाता है और उसे हम कंसिडर नहीं करते। कब कमजोर पड़ जाता है, जब मंगल कमजोर है, जब वो वक्री हो जाए, नीच का हो जाए, अस्त हो जाए या शत्रु राशि में चला जाए, तभी भी मंगल दोष समाप्त हो जाता है। तो आप देखिए ज्यादातर केसेस में ये भी आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट परिहार है बेनिफिक प्लेनेट इन कार्डिनल और ट्राइन हाउसेस एंड मेलिफिक प्लेनेट इन 3, 6, 11। मार्स को छोड़कर, क्योंकि मार्स यदि 3, 6, 11 में तो मंगल दोष वैसे ही नहीं होगा। मतलब केंद्र और त्रिकोण में शुभ ग्रह हो और तीसरे, छठे और 11वें भाव में अशुभ ग्रह हो, तभी भी मंगल दोष खत्म हो जाता है। तो यह कॉम्बिनेशन बहुत कम केसेस में मिलेगा, मगर यदि ऐसा है तभी भी मंगल दोष का परिहार हो जाएगा। केंद्र और त्रिकोण में शुभ ग्रह और 3, 6, 11 में अशुभ ग्रह, तो आपकी कुंडली बहुत बली हो जाती है और उस पर किसी भी तरीके का कोई भी दोष असर नहीं कर पाता, ऐसा समझें। 10th कॉम्बिनेशन है यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ जुपिटर इन कार्डिनल और सैटर्न इन 11th और राहु इन 6th हाउस कैंसिल द मंगल दोष। प्रेजेंस ऑफ जुपिटर 1, 4, 7, 10वें भाव में जुपिटर हो जाए, या 11वें भाव में शनि हो जाए, या छठे भाव के अंदर राहु आ जाए, तभी भी मंगल दोष कैंसिल आउट हो जाता है। तो जुपिटर केंद्र में किसी के भी है
लग्न और 7वें भाव में तो मैं पहले से ही बता के आ रहा हूं। अब ये नया कॉम्बिनेशन है जिसमें केंद्र में कहीं भी जुपिटर बैठ जाए या शनि 11वें भाव के अंदर चला जाए या राहु छठे भाव के अंदर चला जाए, तभी भी मंगल दोष समाप्त हो जाता है। 11th केस, एसोसिएशन ऑफ मार्स इधर विद जुपिटर और मून रेंडर्स द मंगल दोष इनफेक्टिव। देखिए क्या खूबसूरत कॉम्बिनेशन है। मार्स के साथ जुपिटर आ गए, देवगुरु है। अब मार्स के साथ मून आ गए तो चंद्र मंगल योग बन गया। तो मार्स के साथ देवगुरु जुपिटर आकर बैठ जाए तो वो उसके असर को खत्म कर देते हैं। हालांकि इसे हम योग मानकर चलते हैं। मार्स जुपिटर जब भी आ गया तो इसको आपको क्या करेंगे, वो मंगल दोष को खत्म कर देते हैं। इसी तरीके से मार्स के साथ यदि मून आ गया तो वो भी मंगल दोष को इनफेक्टिव कर देता है। 12th कॉम्बिनेशन है प्रेजेंस ऑफ राहु इन कार्डिनल हाउसेस इधर अलोन और विद मार्स रिमूव द मंगल दोष। तो राहु भी यदि केंद्र में आ गया किसी नेटिव के, जुपिटर आ गया केंद्र में, तभी भी मंगल दोष खत्म है। राहु यदि अकेला बैठा हुआ है या फिर वो मंगल के साथ भी आकर बैठ गया केंद्र भाव के अंदर, तभी भी मंगल दोष समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट अब हम परिहार की बात करेंगे। 13 कॉम्बिनेशन, राहु इन कार्डिनल हाउसेस इधर अलोन और विद मार्स रिमूव द मंगल दोष, ये मैं बता चुका हूं, ये रिपीट हो गया है तो इसको आप ध्यान ना रखें। 13 ये कॉम्बिनेशन है। प्रेजेंस ऑफ बेनिफिक प्लैनेट इन 7th हाउस ईदर फ्रॉम द असेंडेंट और फ्रॉम द मून एक्ट एज ए एंटी नोड फॉर मंगल दोष। अब मून आप यहाँ पे मत लेके चलिए, आप असेंडेंट मतलब लग्न से 7वें भाव के अंदर यदि शुभ ग्रह हो, वो मैं पहले भी बता चुका हूं, जुपिटर और वीनस, उसी की लैंग्वेज यहाँ पे बदली हुई है बस। जुपिटर और वीनस हो और यदि शुभ बुध भी बैठ गया हो मरकरी 7वें भाव के अंदर, तभी भी मंगल दोष समाप्त हो जाता है। तो मंगल दोष से डरने की कोई नीड नहीं है। आप जब भी लोगों को एडवाइस करते हो या जो साथी यहाँ पर वैसे देख रहे हैं इसको समझने के लिए, वो ये समझ लें कि मंगल दोष से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती है। पहली बात तो आज के समय में जिस उम्र पर एज पर मैरिज होती है, मंगल दोष वैसे ही नल एंड वॉइड हो जाता है। और आप कुंडली को गौर से विचार करेंगे, मेरे इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए, तो आप देखेंगे कि 90% कुंडलियों में मंगल दोष नहीं एग्जिस्ट करता। और मंगल दोष में क्या है कि अब मैं एक और चीज बता देता हूं कि लड़का मांगलिक है तो लड़की मांगलिक होना जरूरी नहीं है। आप भाव मिलान कर लें, यदि वो मिल रहे हैं तो मंगल दोष को कंसिडर करने की जरूरत नहीं होती। इसलिए मंगल दोष बहुत हाइप किया हुआ है। मंगल दोष की वजह से कोई भी मैरिज नहीं रुकनी चाहिए। 99% केसेस में उसका परिहार हो जाएगा किसी न किसी तरीके से। एक से ज्यादा कॉम्बिनेशन यहां पर आपको लगते हुए नजर आएंगे हर एक कुंडली में। तो ये सब शास्त्रों के बेस पर है। तो मैं और कोई भी एस्ट्रोलॉजर कौन होता है मंगल दोष बताने वाला। हम इन सभी परिहारों का उपयोग करें। और ऐसे में कितने ही लोगों को जानता हूं जिनकी कुंडलियों में मंगल दोष है, मगर उनकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी गुजर गई है। मेरे पास 60, 65, 70 ईयर की एज के लोगों की भी कुंडली आती है और उनकी बहुत खुशहाल लाइफ है और उनकी कुंडलियों में मंगल दोष का परिहार हो रहा है। मांगलिक एग्जिस्ट करता है, एक पर्सन मांगलिक है दूसरा नहीं है, मगर मंगल दोष का परिहार हो जाता है। आप भाव मिलान पर फोकस करें, जो कि मैं प्रीवियस वीडियो में अपलोड कर चुका हूं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। आपके कमेंट्स का इंतजार होता है और जो मेरा मकसद है आप लोगों तक बातों को पहुंचाना। तो आप जब कमेंट करते हैं या लाइक करते हैं तो उससे मुझे महसूस होता है कि मेरी बात आप तक पहुंच गई है। नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम।